बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 18 के और एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं और उसका टाइटल है E बाई एम रेशो। E बाई एम रेशो। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये इस टॉपिक का टाइटल है जो आज हम लोग अपने इस लेक्चर्स में कवर करेंगे। राइट? 1897 में जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखते हैं स्मॉल ई से। इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास यानी m, इन दोनों का रेशो कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं E बाई एम रेशो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। E बाई एम रेशो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। राइट? अच्छा, E बाई एम रेशो यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, उनका रेशो। इस रेशो से इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट आप कर सकोगे। फिलहाल जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के रेशो के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हम लोग उस एक्सपेरिमेंट पे डायरेक्टली आते हैं। अगर पेपर में ये टॉपिक आता है तो हम आपसे कहेंगे एक्सप्लेन E बाई एम रेशो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। फिर ये भी कह सकते हैं कि बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी हो सकता है। राइट? पहले तो E बाई एम रेशो के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। देखिए, जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए पहले एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट की। तो पहले जरा वो प्रैक्टिकल अरेंजमेंट देखते हैं। वो प्रैक्टिकल अरेंजमेंट किस तरह की, इधर देखिएगा। सबसे पहला काम कीजिए कि आप एक गिलास ट्यूब लीजिए। क्या लीजिए? एक गिलास ट्यूब। फर्स्ट कीजिए, ये है वो गिलास ट्यूब, ये है वो गिलास ट्यूब, ये है वो गिलास ट्यूब। ये है वो ग्लास ट्यूब। ये साथ साथ जरा तरीका सीखिएगा कि ग्लास ट्यूब आपको बनानी कैसे, ताकि आपको आसानी हो जाए। पहले आपने दो लाइनें पैरेलल ड्रॉ कर ली और ड्रॉ करने के बाद इधर आपने एक ओवल शेप में होल की फॉर्मेशन की, साइड वॉल की फॉर्मेशन की। फिर ये कर्व होगा, ये यहां से कर्व होगा और फिर ये अगेन टू पैरेलल लाइंस। ये इस तरह का एक ग्लास ट्यूब लें। ठीक है? सबसे पहला काम कीजिए कि इस ग्लास ट्यूब में से एयर का प्रेशर जरा कम कर दीजिए। एयर का प्रेशर कम कर दीजिए।
यानी एयर को बाहर निकालेंगे, एयर का प्रेशर कम होगा। याद रखिएगा इस ट्यूब के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करता है लो एयर प्रेशर पे। तो सबसे पहले अज्यूम कीजिए कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एयर का प्रेशर जनरेट किया है। एयर पंप के जरिए एयर बाहर निकालोगे, प्रेशर कम होगा। हमने अपनी मर्जी का प्रेशर जनरेट कर ली। जनरेट करने के बाद ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस सरफेस पे यानी ट्यूब के इनसाइड जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, उस पे आप जिंक सल्फाइड की एक लेयर प्लेस कर दीजिए। उस पर जिंक सल्फाइड की एक लेयर प्लेस कर दीजिए। मैं उसको सिंपली ऐसे शो कर रहा हूं। ये एक लाइन ड्रॉ किया। अज्यूम कीजिए इस सरफेस पर मैंने जिंक सल्फाइड की लेयर प्लेस की। इसका फायदा, जिंक सल्फाइड की लेयर से जब कोई लाइट पार्टिकल जाकर हिट करता है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लाइट पार्टिकल तो कोई है भी नहीं, इलेक्ट्रॉन भी जाकर हिट करेगा तो ये स्पॉट के जरिए आपको ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करता है, राइट। अच्छा, इतना काम करने के बाद इस हिस्से में टू डिफरेंट डिस्क राउंड होता है, दरमियान में एक छोटा सा होल होगा। इस सरफेसेस पर या इस हिस्से पर आप टू डिफरेंट डिस्क को प्लेस कीजिए। ये नॉर्मली हम लोग इसलिए प्लेस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इन लाइन किया जा सके मोशंस के दौरान, यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे तो वो इन लाइन मूव करे। ये दरमियान में एक छोटा सा होल है। ये टू डिफरेंट डिस्क ये आपने प्लेस किया। इसके साथ ही यहां पर एक छोटा सा डिस्क और प्लेस कीजिए। ये छोटा सा डिस्क और प्लेस किया, यानी टोटल आपने कितने डिस्क प्लेस किए हैं? 3। 2 उस डायमीटर के साइज का जो ट्यूब की है, और तीसरा जो यहां दिख रहा है उसका साइज जरा छोटा है। ये वाला, वैसे तो ये तीनों डिस्क इलेक्ट्रॉन को इनलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जब फिलामेंट से हम इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करेंगे तो वो उसके करीब ही होगा, यहीं पर होगा, तो इसको इनलाइन करने के लिए बड़े डिस्क की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर ये टंगस्टन वायर है, ये टंगस्टन वायर है, ये इसके 2 टर्मिनल्स हैं, ये 2 टर्मिनल्स हैं। ऊपर वाला टर्मिनल ये आप नेगेटिव ले लीजिए, ये पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सही। इस डिस्क को, जो पहला डिस्क है स्मॉल साइज में, इसको आप ए का नाम दीजिए, फिर इसको बी का नाम दीजिए, इसको सी का नाम दीजिए, सही। हम क्या करते हैं कि इस फिलामेंट हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए। इस फिलामेंट को जब हम एनर्जी देंगे, पोटेंशियल देंगे, तो इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। वो बाहर तो निकले, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहां से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन होगा क्या कि इनमें से वो इलेक्ट्रॉन जो पहले डिस्क के होल से जाकर हिट करेगा, वो एज अ स्ट्रेट सीधे आगे मूव कर जाएगा, यानी वो आगे पास कर जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन बहुत सारे निकले, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर जा रहे होंगे, तो दरमियान में जो होल है उससे जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, उस डायरेक्शन में जो इमिट करके जाएगा, वो सिर्फ होल से पास होगा, सही है।
यानी डिस्क हमने इलेक्ट्रॉन को इनलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया। यहां से निकला, फिर डिस्क बी और डिस्क सी के पास गया। डिस्क बी और सी भी इलेक्ट्रॉन को इनलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जब इलेक्ट्रॉन डिस्क सी के पास आता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। इसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती इसके पास। फिर हम क्या करते हैं कि डिस्क सी के पास 1500 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई करते हैं। 1500 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो सी ने इनलाइन की है, और जब उसको इतना ह्यूज वोल्टेज मिलता है तो वो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से मूव करता है। और वो इलेक्ट्रॉन मूव करके जाकर जिंक सल्फाइड की लेयर से हिट कर जाता है। दिस इज पॉइंट ओ। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी है। तो सबसे पहले ये वेलोसिटी हम लोग जरा कैलकुलेट कर लें। ये वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हम यूज करेंगे। हमने वोल्टेज की फॉर्म में पहले एनर्जी दी, वो एनर्जी का फॉर्मूला ये, जिसको आप काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो। दिस इज ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऐसे आया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, W/Q। वोल्टेज को V ले लीजिए, वर्क को एनर्जी ले लीजिए, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? E। तो KE बराबर हो गया किसके? EV के। सही है। इसी तरह एक और फॉर्मूला है, KE बराबर होता है हाफ mv² के। इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट्स है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। आपने वोल्टेज दिया, वोल्टेज की फॉर्म में वर्क किया, वो वर्क काइनेटिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉन के मोशंस के लिए इस्तेमाल हुआ। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ये दोनों क्या होगा? इक्वल। तो आपने कहा कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, देन हाफ mv² इक्वल हो गया किसके? हाफ mv² इक्वल हो गया EV के। सही है, हाफ mv² इक्वल हो गया EV के। 2 ये ले आइए, दिस इज 2EV। m मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, दिस इज 2EV/m। सही है। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेंगे, तो V बराबर हो गया रूट 2EV/m। दिस इज नंबर 3। यानी इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, वो वेलोसिटी इस फॉर्मूले से आप डिटरमाइन कर सकते हो। राइट, क्लियर? चलिए, जब इतना काम आप कर ले, जब इतना काम हो जाए तो एक काम कीजिए, ट्यूब के इस हिस्से पर
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दीजिए। इस हिस्से पर क्या प्रोड्यूस कीजिए? मैग्नेटिक फील्ड। ये फर्ज कीजिए कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, जिसे मैं क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये प्रेजेंट किया, ये प्रेजेंट किया, ये मैंने क्रॉस के साइन से प्रेजेंट किया। फर्ज कीजिए ये पोर्शन नॉर्थ है और ये पोर्शन साउथ है। सही। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद अगेन यहां से इलेक्ट्रॉन को फायर कीजिए, अगेन इलेक्ट्रॉन को फायर कीजिए। सेम प्रोसेस होगा, यानी टंगस्टन को आप हीट दीजिए बहुत लो वोल्टेज पर, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगी। वो इलेक्ट्रॉन पहले डिस्क ए वो उसको इनलाइन करेगा, फिर बी सी वो कंप्लीट इनलाइन करेगा, फिर सी पर वोल्टेज देंगे 1500 वोल्ट्स, इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करके जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है उसका पाथ कर्व्ड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो कर्व पाथ पे मूव कर रहा होता है, सर्कल में मूव कर रहा होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ कर्व पाथ पे मूव करना शुरू करेगा। लेकिन आप उसको इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कीजिए कि वो सर्कल कंप्लीट कर ले। मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी सर्कल इतना छोटा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितनी वीक होगी सर्कल का साइज इतना बड़ा होगा। तो आप मैग्नेटिक फील्ड इस तरह प्रोवाइड कीजिए कि कर्व में मूव करना शुरू तो करे, लेकिन सर्कल कंप्लीट करने से पहले जिंक सल्फाइड की लेयर से हिट कर जाए। फर्स्ट के लिए ये हिट कर गया, दिस इज पॉइंट ओ डैश। तो अब हम लोग वर्किंग जरा ओ डैश के लिए करते हैं। तो हेडिंग डाल दिया फॉर पॉइंट ओ डैश, फॉर पॉइंट ओ डैश वी हैव। सही है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में जब कर्व पाथ में मूव करना शुरू किया तो कर्व पाथ में इलेक्ट्रॉन पर कौन सी फोर्स एक्ट होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स एक्ट होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वो ये है, F इक्वल होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर के। दिस इज नंबर ए ले लेते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट होगी। मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक्ट होगी ना। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये है, मैंने लिखा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, Q इंटू वी क्रॉस बी। ये मैग्नेटिक फोर्स मालूम करने का जर्नल फॉर्मूला है, ये मैग्नेटिक फोर्स मालूम करने का जर्नल फॉर्मूला है। मतलब किसी भी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रही है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। वेयर इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? E। तो आपने इसको ऐसे लिखा, F इज इक्वल टू E V क्रॉस B। क्रॉस के साइन को हटाइएगा तो ये हो जाएगा VB साइन थीटा। फॉर्मूला जब भी ड्राइव करते हो फॉर्मूला मैक्सिमम के लिए। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ था तो परपेंडिकुलरली एंटर हुआ था। तो अगर इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली एंटर हुआ था तो एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। तो मैंने कहा फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स
फॉर मैक्सिमम फोर्स, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री यूज किया तो F इज इक्वल टू EVB साइन 90, EVB साइन 90, और साइन 90 इक्वल होता है किसके 1 के। साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये आ गया F इज इक्वल टू, ये हो गया F इज इक्वल टू EVB, दिस इज नंबर इक्वेशन बी। इक्वेशन ए और बी को कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशंस ए एंड बी, ए एंड बी, तो ये भी F के इक्वल, ये भी F के इक्वल, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा सेम, इक्वल। तो आपने कहा E V B इज इक्वल टू M V स्क्वायर ओवर R, सही सही। एक V से एक V कैंसिल, ये रह गया E B इज इक्वल टू M V ओवर R, सही है सही है। M को इधर ले आइए, मल्टीप्लाई, इससे रखा डिवाइड, तो ये हो जाएगा E बाई M इक्वल टू, B को इधर ले आइए, तो ये है V ओवर, दिस इज RB, B मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, ये E बाई M रेशियो का एक फॉर्मूला आ गया, ये E बाई M रेशियो का फॉर्मूला आ गया, राइट। E बाई M इज इक्वल टू V ओवर RB। थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख दूं ताकि स्क्रीन पर सही से दिख जाए। E बाई M इज इक्वल टू V ओवर RB, दिस इज इक्वेशन सी, राइट। स्टूडेंट्स, जे थॉमसन ने कहा कि इस फॉर्मूले से E बाई M रेशियो कैलकुलेट कर ली जाए, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसके मास का रेशियो निकाल ली जाए। V निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है, R B मैग्नेटिक फील्ड हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड हमने कितना प्रोड्यूस किया, और R रेडियस, ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग होगी तो रेडियस कम होगा, सर्कल छोटा होगा। मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी तो रेडियस जरा बड़ा होगा। तो इन दो की वैल्यू यहां से निकालकर यहां पुट करें, E बाई M रेशियो निकल आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये था कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास मौजूद नहीं था। इलेक्ट्रॉन का मास, इसकी कैलकुलेशन नहीं हुई थी। तो अगर मास की कैलकुलेशन नहीं है तो हम वेलोसिटी कैसे निकाले फिर? जब वेलोसिटी नहीं निकलेगी तो E बाई M रेशियो कैसे निकलेगा? तो एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी की डिटर्मिनेशंस के लिए एक और मेथड दिया गया। वेलोसिटी की डिटर्मिनेशंस के लिए एक और मेथड दिया गया। अच्छा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ऐसा नहीं है कि मास है नहीं तो E बाई M रेशियो निकलेगा, नहीं निकलेगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं। अगर मैं कहता हूं कि 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5, मैंने कहा इसमें से x की वैल्यू निकाल कर दीजिए, तो बड़ा आसान है ना। मैं माइनर सी चेंजेस ले आता हूं, ये ले आया, ये ले आया। मैंने कहा अब x की वैल्यू निकालिए, तो जरा मुश्किल हो गया ना। ये तो नहीं है ना कि निकल ही नहीं सकता, निकलेगा। जरा मेथड डिफरेंट, जरा सी मुश्किल हो गई। सेम सिचुएशन यहां पर भी है।
कि m नहीं है, इसके बावजूद E बाई एम रेशियो कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को आसान करने के लिए जे थॉमसन ने आपको एक और मेथड दिया वेलोसिटी की डिटर्मिनेशंस के लिए, तो जरा वो मेथड देखिएगा। तो हम हेडिंग डालते हैं जरा सेकंड मेथड की, हेडिंग डाल दी सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देखिएगा। इधर देखिएगा, यहां से इक्वेशन बी को हम एज इट इज इस्तेमाल कर रहे हैं हेयर, यानी इक्वेशन बी को एज इट इज हमने इस्तेमाल किया। एफ इज इक्वल टू ई वी बी, ई वी बी, दिस इज इक्वेशन बी की एज इट इज, सही है। फिर फर्स्ट ईयर फिजिक्स में प्रीवियस क्लासेस में आपने एक टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने लिखा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट E इंटेंसिटी इक्वल होता है F ओवर Q, वेयर Q किसके बराबर है E के, तो ये रिजल्ट ये हो गया E इज इक्वल टू F ओवर E, तो F इज इक्वल टू E कैपिटल E, राइट। दिस इज इक्वेशन D। इक्वेशन B और D को कंपेयर कीजिए। आपने कहा कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशंस B एंड D, B एंड D, ये भी F के इक्वल, ये भी F के इक्वल, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आपने लिखा EVB इज इक्वल टू E कैपिटल E, E कैपिटल E, राइट। E से E कैंसिल, तो V किसके बराबर हो गया है, E ओवर B के, E ओवर B के। इस V की वैल्यू को अब इक्वेशन C में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन C, पुट इन इक्वेशन C। जब C में पुट करेंगे तो E बाई एम, दिस इज E बाई एम इज इक्वल टू V की जगह आपने लिखा E ओवर B, E ओवर B, एंड दिस इज RB, एंड दिस इज RB। इसको मजीद सॉल्व करें तो E बाई एम इज इक्वल टू E ओवर B, E ओवर B, ये डिवीजन में RB, डिवीजन को डिवीजन में ऐसे लिख लीजिए 1 ओवर RB, तो E ओवर M इज इक्वल टू E, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया RB स्क्वायर। ये E बाई एम रेशो का एक नया रिजल्ट, ये E बाई एम रेशो का एक नया रिजल्ट, राइट। जे थॉमसन ने कहा कि ये रिलेशन यूज करो और इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट कर लो। लेकिन जब जे थॉमसन से पूछा गया कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर E, R और B इसकी वैल्यू है कितनी, तो जे थॉमसन का कहना है कि ये जानना जरूरी नहीं है। रीजन, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो रीजन समझ लीजिए। जे थॉमसन का कहना है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप 10 टाइम परफॉर्म करो, 10 मर्तबा परफॉर्म करो, तो हर मर्तबा ERB की इंडिविजुअल वैल्यू तब्दील होगी। बी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आप प्लेस करते हो, चेंज हो सकता है, रेडियस उस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी वोल्टेज चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगा,
इन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू वेरी कर सकती है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से इस तरह इंटर रिलेटेड है कि इनका कंबाइंड रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा। आप एक्सपेरिमेंट जितनी मर्तबा करें, आप एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करें, इन तीनों की वैल्यू चेंज होगी इंडिविजुअली, पर इनका कंबाइंड रिजल्ट ऑलवेज बी सेम। और वो कंबाइंड रिजल्ट आपको याद रखना होगा, और वो कंबाइंड रिजल्ट ये है कि अगर इनको सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 1.7588 इंटू 10⁻11 प्लस 11। ये याद करना पड़ेगा आपको। 1.75888 पावर एक्सपोनेंट 11, यूनिट लिखिएगा कूलम पर केजी। कूलम पर केजी, चार्ज का यूनिट कूलम, मास का केजी। इस तरीके से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट किया। राइट, ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये पॉसिबिलिटी है कि हम आपसे कहेंगे एक्सप्लेन जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंड बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास निकालने के लिए बोल दिया जाए तो फिर क्या करोगे? इससे आगे 2-4 लाइनें और कर दीजिएगा। यानी ये इधर देखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इनवर्स कीजिए इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा m/e इज इक्वल टू 1/1.75888 इंटू 10⁻11। E डिवाइड इस साइड आकर मल्टीप्लाई, m इज इक्वल टू E ओवर 1.75888 इंटू 10⁻11। E कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू जरा याद रखिएगा 1.6084 इंटू 10⁻⁻19। ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1.6⁻⁻19 भी यूज कर सकते हैं। 1.75888 इंटू 10⁻11 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg। ये है इलेक्ट्रॉन का मास जो E/m रेशियो एक्सपेरिमेंट से आप कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, तो स्टूडेंट्स, आज आपने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक E/m रेशियो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया। लेक्चर्स को कई मर्तबा फिर से देखिए, अच्छी तरह पॉइंट टू पॉइंट देखिए, क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजन हो तो रिपीट करके देखो, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए पूछो, नहीं तो फिर लाइव सेक्शन में आप उससे फिर डिस्कस कीजिए। राइट, तो ये था आपके पास E/m रेशियो टॉपिक। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो अगली क्लास में फिर उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।